मैं राजेश कुमार सिंह, स्टडी मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि ये मैंने पिछले दोनों वीडियो में मौर्य वंश और उनके प्रमुख राजाओं के बारे में वर्णन किया। दूसरे वीडियो में मैंने सम्राट अशोक के बारे में बताया। जैसा कि मैंने सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में बताया, शिलालेख और अशोक के आगे के कुछ लघु स्तंभ लेखों के बारे में और मौर्य प्रशासन के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अशोक के शिलालेख 14 थे और इन 14 शिलालेखों में हम कुछ निम्न शिलालेखों का वर्णन करते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे पहला शिलालेख, इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा किया। दूसरे शिलालेख, इसमें अशोक चिकित्सा के साथ मनुष्य के चिकित्सा एवं पशुओं के चिकित्सा दोनों की व्यवस्थाओं का वर्णन है इसमें। अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की व्याख्या की गई है। अशोक के छठे शिलालेख में अशोक कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, मैं अंतःपुर में रहूं, बगीचे में रहूं या महल के किसी भी कोने में रहूं, जनता के कार्य के लिए मुझे आवाज दे सकते हैं। अशोक के 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है और यही अशोक का सबसे लंबा शिलालेख भी है। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्मघोष की व्याख्या की गई है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और यह कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के जो अभिलेख थे वह 3 लिपियों में लिपिबद्ध थे, ग्रीक या अरमाइक, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पोर्ट्रेडी टिकेन थैलर ने किया था और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अशोक के जो लघु स्तंभ थे वो विभिन्न स्थानों से मिले हैं, जैसे कि सारनाथ, सांची और अन्य स्थानों से भी मिले हैं इनके। ये 2 प्रमुख थे, सारनाथ का धमेक स्तंभ जो है और सांची का जो स्तंभ सांची स्तूप जो है ये प्रमुख है, जिसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था। अशोक ने अपने शासन काल में कुछ प्रमुख नगरों का निर्माण भी करवाया था। उनमें से प्रमुख था श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। उनके बौद्ध गुरु जो थे उपगुप्त थे और जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो अशोक अनेक बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित अनेक स्थानों पर वो यात्रा करते हैं। जैसे कि 20वें वर्ष में वो बोध गया गए, फिर लुम्बिनी भी गए थे और लुम्बिनी जब वो गए थे तो वहां पर उन्होंने कर को बहुत कम कर दिया था। सम्राट अशोक के बाद दशरथ गद्दी पर बैठे और उसके बाद अनेक राजा बैठे और इस वंश के आखिरी शासक जो थे बृहदत्त थे, जिनकी हत्या पुष्पमित्र शुंग जो उनके ही सेनापति थे उन्होंने सैनिक परेड के द्वारा कर दिया था और उसके बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। शुंग वंश की स्थापना से पहले और बृहदत्त की हत्या के बाद हम मौर्य प्रशासन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मौर्य प्रशासन जिसका वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका, अर्थशास्त्र जो चाणक्य की पुस्तक थी और अनेक पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा करके इनके प्रशासनों के बारे में वर्णन है। जैसे कि मुद्रा राक्षस थी, विशाख दत्त की कथा तरित सागर बिता, लेकिन इन 2 पुस्तकों में सबसे अधिक वर्णन है कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा ही प्रमुख होता था और राजा के बाद जो होता था वो उसमें 18 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। उनमें से कुछ प्रमुख अधिकारी से समाहर्ता, इनका कार्य होता था आय और व्यय की जांच करना या एक प्रकार से राजस्व मंत्री कह सकते हैं। सन्निधत्ता जिन्हें कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था। उसके बाद प्रतिष्ठा जो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश थे। क्रमांतिक जो औद्योगिक मंत्री हुआ करते थे। ऐसे विभिन्न प्रकार के मंत्री थे और इन 18 तीर्थों के बाद से 18 तीर्थों के बाद भी 27 अन्य अधिकारियों का भी वर्णन है। अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में गुप्तचरों की व्यवस्था बड़ी अच्छी होती थी। गुप्तचर 2 रूप में होते थे, एक संचार और एक संस्था। जो संस्था होती थी वह एक स्थान पर रह के मौर्य वंश के लिए गुप्तचर का कार्य करते थे। जो संचार गुप्तचर होते थे वो विभिन्न स्थानों पे घूम घूम कर मौर्य
साम्राज्य के लिए सूचनाएं इकट्ठा करते थे। मौर्य साम्राज्य में जो सबसे बड़ी अधिकारी होते थे, जैसे समाहर्ता, सन्निधत्ता, इन लोगों को लगभग 24,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। मौर्य जो साम्राज्य था, मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा गया है कि 7 सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे साप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं। मौर्य वंश में उद्योग धंधे जो थे, विदेशों से भी इनका संबंध था उद्योग धंधों में। जैसे आप पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। उसी प्रकार बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस और डायोनिसियस, एक सीरिया का और एक मिस्र का रहने वाला था, ये दोनों आए थे। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ये सीरिया से अंजीर और सीरिया से अंजीर मंगाया करते थे, और उसके बाद अन्य भी सामान कुछ मंगाया करते थे, मदिरा वगैरह जैसे। सम्राट अशोक कलिंग के विजय का मुख्य कारण आप पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य की पुस्तक। कलिंग अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, वाराणसी अपने सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो कलिंग पर आक्रमण करने का अशोक का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौरव की राजकुमारी नहीं, केवल और केवल था वहां का व्यापार। व्यापार की दृष्टि से भी प्रसिद्ध था, इसलिए कि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। कलिंग दूसरा, क्योंकि वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।